हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग नंबर 1। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th इंग्लिश के फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है लोस्ट स्प्रिंग। और स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत। हमारे जो ऋतुराज है उसे बसंत कहते हैं, और बसंत सिंबल होता है खुशी का या उत्साह का। और इस स्टोरी में दर्शाया गया है कि किसी का खुशी लॉस्ट हो गया है, गुम हो गया है। स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और यह स्टोरी जो है चाइल्डहुड यानी कि बचपन का चोरी के विषय में लिखा गया है। भारत में व्याप्त गरीबी को दर्शाया गया है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक के सेकंड चैप्टर का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करें, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल आते हैं, और अधिकतर पॉपुलर क्वेश्चन लॉन्ग वाला आते हैं। और लॉन्ग वाला इसमें से आ सकता है कैरेक्टर लिखने का, या तो इसमें एक दो बच्चे का है तो पहले वाले बच्चे का आ सकता है, या दूसरे वालों का, या फिर दोनों का कंबाइनेशन या डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को ध्यान से स्टोरी को सुनना है, और उसके कैरेक्टर को जो मैं बोलूँगा कि वो कैसा कैसा उसका वेशभूषा था, वह कैसा रिएक्ट करता था, उसका मन कैसा था, ये सब देखना होता है और लिखना भी होता है पेपर में। तभी आपको कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो स्टोरी के ध्यान से सुनिए। तो इस स्टोरी को लिखने वाले को सबसे पहले जान लेते हैं, जिन्होंने लिखा है। एनिस जंग ने इस स्टोरी को लिखा है, जो हमारे इंडियन राइटर हैं, और वो एक लेडी है। एनिस जंग वाज born in राउरकेला एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड इन एंड एडोलसेंस इन हैदराबाद। और एनिस जंग जो थी वो राउरकेला में जन्मी, और अपना जो बचपन है और तथा किशोरावस्था है वो हैदराबाद में बिताई। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और उन्होंने जो अपना एजुकेशन है, अपनी शिक्षा दीक्षा है, वो हैदराबाद से ही लिया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उच्च शिक्षा लिया। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर। एनिस जंग बेगन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। और उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो माता पिता वे दोनों ही राइटर थे, और एनिस जंग भी जो है अपने करियर की शुरुआत, बेगन मतलब होता है शुरुआत, तो करियर की शुरुआत, अपनी पहचान की शुरुआत राइटर के रूप में की इंडिया में। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड अब्रॉड। और वो जो है एक राइटर के साथ साथ एक एडिटर भी है, एक संपादक भी है, और एक कॉलमनिस्ट भी है, एक बड़े बड़े न्यूज़पेपर के लिए। और वो इंडिया के अंदर तथा इंडिया के बाहर के देशों में भी वह ये काम करती है। एंड हैज़ अथॉरेट सेवरेबल बुक्स। और उन्होंने बहुत सारे बुक लिखे हुए हैं। The following is an excerpt from her book titled Lost Spring, Story of Stolen Childhood। और ये जो स्टोरी है, ये जो अब आप लोगों को क्लास 12 के बुक में दिया गया है, ये उसके एक स्टोरी का एक अंश मात्र है, जिसका भी टाइटल हमारे इस स्टोरी के टाइटल के समान ही है, लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हर here she analyze the greedy poverty and traditional which condemned their children to life of exploitation। और इस वीडियो मतलब कि इस चैप्टर में ये दर्शाया गया है कि जो बच्चों का जो शोषण हो रहा है हमारे भारत में, और फिर कहीं भी जो उनका कुपोषण वगैरह जो शोषण हो रहा है, उसका कारण को वे लोग अपना ट्रेडिशन मानने लगे हैं, और बच्चे लोग अपना ट्रेडिशन मानने लगे हैं। ट्रेडिशन मतलब होता है परंपरा, अपना परंपरा मानने लगे कि वे गरीब हैं, और गरीबी उनके परंपरा के हित में है, और वो कभी अमीर नहीं बन सकते, इस तरह से वे मानने लगे हैं। इस चीज़ को इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो चलिए स्टोरी को शुरुआत करते हैं। पहले अंश में एक बच्चे का स्टोरी है, और दूसरे अंश में और दूसरे बच्चे का है। तो ध्यान से सुनिएगा। वो जो बच्चा है पहले वाला, वो कुछ कहता है, उसके मुंह में, जीवा में ये रहता ही है कि सम टाइम आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज डंप। वो कहता है कुछ समय
कभी कभार मैं 1 रुपया भी पा लेता हूँ गार्बेज से। और गार्बेज क्या है? गार्बेज मीन्स होता है कचरा या कचरे का डंप। वाई डू यू दिस? आई आस्क साहेब whom encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। तुम ये सब क्यों करते हो? उन्होंने पूछा। किसने? एनिस जंग ने उस बच्चे को जिसका नाम है साहिब, जिसे वे रोज़ मिला करती है। एनकाउंटर मतलब मिलना या आमना सामना भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब मिलना होता है, मिलना है। तो वो रोज़ सुबह उस लड़के से मिलती थी जो क्या करता था? स्क्राउंजिंग करता था, छानते रहता था, यानी कि किसी चीज़ से जो गार्बेज से गोल्ड छानते रहता था उनके नियरहुड में, उनके आस पड़ोस में। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। और साहेब जो था वो अपना घर बहुत दिनों पहले छोड़ चुका था। यह उसका कैरेक्टर में काम आ सकता है। सेट एडमिस द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका। और जो उसका घर था वो कहाँ था? ग्रीन फील्ड, हरे भरे मैदान में, ढाका के हरे भरे मैदान में था पहले। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी। और उसका जो घर है वो उसके अब मेमोरी में नहीं है, वो उसके याददाश्त में नहीं है, वो उस घर के बारे में नहीं जानता। लेकिन वो आया कहाँ से? ढाका से। There were many storms that swept away their field and home, his mother tells him। और वहाँ पर क्या हुआ था कि वो लोग आए क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आंधी तूफान आए और उनके जो घर है, उनके जो खेत खलियान है, उसके जो फील्ड है, उस सबको बहा के ले गए, ढह गया सब कुछ, ऐसा उसकी माँ कहती थी। और इसलिए वो छोड़ दिए उस ढाका के जगह को। That's why they left looking for gold in बिग सिटी वेयर ही नाउ लाइव। और इसी कारण वे वहीं से चले आए और अब वो जो लड़का है वो गोल्ड देख रहा है बड़े बड़े सिटी के गार्बेज में, बड़े बड़े सिटी के जो कचरे के ढेर होते हैं वहीं पर गोल्ड ढूंढ रहा है। यानी कि यहाँ पर गोल्ड कहा गया है उसके जो कीमती चीज़ को, जिसे वो कीमती मानता है। ये नहीं कि गोल्ड गार्बेज में गोल्ड मिलता होगा। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर। और उसने धीरे से कहा, तुतलाते हुए कहा कि मेरे पास इसके अलावा कुछ करने का काम ही नहीं है। क्यों करते हो? बोला तो। ही लुकिंग अवे। और वो इधर उधर देखने लगा। गो टू स्कूल आई से एलिजिबली। गो टू स्कूल, आप स्कूल जाओ, ऐसा उन्होंने ऐसे बात में कह दी। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। और फिर उनको रियलाइज़ हुआ, उनको याद आया कि वो जो तुरंत जल्दी में कह दी कि आप लोगों को स्कूल जाना चाहिए, वो कितना हॉलो हो, कितना खोखला है उनका बात। और उनका बात इसलिए खोखला था क्योंकि वो जो बच्चा था जो गार्बेज से भी, जो कचरे से भी गोल्ड की उम्मीद रखता था, गोल्ड जैसे चीज़ों, कीमती चीज़ों की उम्मीद रखता था, उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो स्कूल जा सके और रह सके। इसलिए वो इसके लिए ये एडवाइस जो है हॉलो बन गया, खोखला हो गया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नियरहुड व्हेन दे बिल्ड आई विल गो। और वो जो बच्चा है वो कहता है कि हमारे जो नियरहुड है वहीं पर कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बन जाएंगे तब वो चला जाएगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क हाफ जोकिंग। यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली। और वो जो एनिस जंग है वो बोलती है कि यदि मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे? वो जो एनिस जंग है वो ऐसे ही बात में हाफ जोक्स में कह देती है। तो वो बच्चा कहता है हाँ मैं आऊँगा, और वो स्माइल इस तरह कर, और बहुत ही शान से स्माइल करता है। ए फे डे लेटर आई से हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल इज रेडी। और वो कुछ दिनों बाद देखती है कि वो जो साहेब है वो उनकी तरफ दौड़ता चला आता है और कहता है कि आपका क्या स्कूल रेडी है, बन चुका है? तो वो जो एनिस जंग बोलती है इट टेक लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल आई से। और वो जो एनिस जंग बोलती है कि एक स्कूल को बनने में बहुत समय लगता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और वो शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसका कोई मतलब नहीं था, मतलब कि वो बिल्कुल ही हालो था, ऐसे बात में किसी को वादा कर दिए।
बट प्रॉमिस लाइक माइन अबाउंड इज इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लैक वर्ड। लेकिन उसी के जैसे, उन्हीं के जैसे जो खोखले प्रॉमिस है वो तो उस बच्चे के ब्लैक वर्ड के बेरंग दुनिया के हर कोने में है, भर भर के है, जिस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, लेकिन प्रॉमिस तो बहुत किए गए हैं। इसमें ये पता चलता है कि उसके साथ थोड़ी अन्याय हुई होगी, यानी कि उन्हें खाने की रोटी वगैरह कुछ नहीं मिलता होगा। आफ्टर months of knowing him, I asked him his name. साहेब ए आलम ही अनाउंसेस। और कुछ महीने बाद जब एनिस जंग उनको जानने लगी तो उन्होंने उसका नाम पूछा, तो उसने अनाउंस करते हुए कहा कि मेरा नाम साहेब ए आलम है। He does not know what it means। और वह ये नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। If he knew its मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। और इसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स यानी पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का राजा या मालिक। He would have a hard टाइम टू बिलीविंग। और इसको, इस चीज़ को बिलीव करने में, विश्वास करने में उसे बहुत समय लगेगा और वो विश्वास ही नहीं कर पाएगा। अनअवेयर टू ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट। और वो इस बात से अनजान है कि उसका जो नाम है वो किस चीज़ का वर्णन करता है, क्या कहलाता है। अब यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि उसका नाम, पूरा नाम साहेब आलम है और उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और जो उससे अनजान है। इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि साहेब कौन था और वो कहाँ से आया था। तो वो ढाका से आया था और उसका नाम ये था, ये सब लिख देना। ही रोम्स द स्ट्रीट विथ हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉय हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून। और वो जो अपने जो दोस्तों के साथ था वो घूमने चला जाता था, घूम रहा था कहाँ पर, सड़कों पर। स्ट्रीट यानी होता है सड़क, सड़कों पर अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा था। और उसके जो आर्मी थे, यानी कि उसके जो साथी थे, आर्मी मीन्स सिर्फ सेना नहीं होता, साथी भी होता है और दोस्त भी होते हैं। तो उसके जो साथी थे वे सब बेयर फुट थे, यानी कि खाली पैर थे। बॉय हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग, और ऐसे लग रहे थे कि वे मॉर्निंग के चिड़िया हो जो अपने अपने घोंसलों से निकलते हैं और बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और ऐसे और डिसअपीयर, और जो दोपहर होते ही गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और पूरे एक महीना पूरा होते होते वे कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करने लगी, यानी कि उन लोगों को पहचानने लगी, जानने लगी। वाई, और जान पहचान होने के कारण उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल, आई आस्क वन। और उन्होंने एक व्यक्ति से, मतलब एक बच्चे से पूछा कि आप जो चप्पल क्यों नहीं पहनते। तो बच्चा शानदार सा जवाब देता है, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। और वो जो बच्चा कहता है कि मेरी जो माँ है वो मेरे को जो मेरे जो चप्पल है उनको मेरे सेल्फ से, मतलब कि वो जो चप्पल रखने का जो मतलब कि चप्पल रखने का जो जगह होती है उससे वो नहीं निकाल दी है, इसलिए वो नहीं वेयर कर रहा है, ऐसा बोल देता है। ऐसा सिंपल ही जवाब दे देता है। इवन इफ़ सी डिड ही विल थ्रो देम। और यहाँ तक कि, इवन यानी यहाँ तक कि, और यदि वे, उसकी माँ जो है उसको वो चप्पल दे भी दे तो उसको वो थ्रो कर देगा, यानी कि फेंक देगा, नहीं पहनेगा। एट्स अनोदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, व्हेन आई कमेंट ऑन द इट ही सफल हिज फीट एंड से नथिंग। और वहीं पर जो दूसरा बच्चा था वो तो जूता पहना हुआ था, लेकिन उसका जो जूता था वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा था। उसके दो जूते थे वो अलग अलग व्यक्ति के थे, जो कि वो बच्चा कभी नहीं खरीदा था। जब उस पर एनिस जंग कमेंट करती है तो वो बच्चा सफल्स कर लेता है, अपने पैर को पीछे की तरफ खींच लेता है और कुछ भी नहीं बोलता।
आई वॉन्ट शू से ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन ए पेयर ऑल हिज लाइफ। और मैं एक शूज़ चाहता हूँ, ऐसा एक तीसरा बॉय बोलता है कि मेरे को एक शूज़ चाहिए, एक जोड़ी शूज़ चाहिए जिसने अपने पूरे ज़िंदगी में कभी शूज़ पहने नहीं खरीदे हैं। इससे ये पता चलता कि वो उसके जो दोस्त थे और वो जो साहिब है वो बहुत ही पुअर थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट in cities on village roads. It is not lack of money but is a tradition to stay barefoot is one explanation। और जब आप ट्रैवल करोगे किसी सिटी से गांव के रोड में देखोगे कि सब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बेयर फुट घूमते रहते हैं सड़कों पर। लेकिन और वो इसका कारण ये नहीं बताते कि उनके पास पैसे की कमी है, लैक ऑफ मनी मतलब पैसे की कमी, बल्कि ये ऐसा समझते हैं कि उनका एक परंपरा है, ऐसा एक्सप्लेन करते हैं। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। और वो जो एनिस जंग है वो इस बात से आश्चर्य हो जाती है कि बच्चे अपने जो पॉवर्टी को है छुपाने के लिए ट्रेडिशनल का सहारा लेते हैं, परंपरा का सहारा लेते हैं, और जबकि ये एक प्रकार के एक्सक्यूज़ ही है, एक बहाना ही है अपने जो इस पॉवर्टी के स्टेट है, मतलब कि जो अपने पॉवर्टी है, गरीबी है, उसको छुपाने के लिए। आई रिमेंबर ए स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी। और ऐसे उनके इस स्थिति को देखते हुए, उनकी बातों को सुनते सुनते एनिस जंग को जो है एक स्टोरी याद आ जाती है। खैर ये वाला टॉपिक से तो इतना क्वेश्चन नहीं आते। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज प्रीस्ट। ही वुड टॉप briefly at the temple and pray for pair of shoes। और जो उस कहानी में एक यंग बॉय हुआ करता था जो स्कूल जाया करता था, और वो जब भी स्कूल जाता था उसके बगल में, उसके रास्ते में एक टेम्पल पड़ता था जहाँ पर उसके जो पिताजी थे वो पुजारी हुआ करते थे। और उस पुजारी होने के नाते उस टेम्पल पर वो जाता था और रुक करके प्रेयर करता था, उसके जो गॉड हैं उनसे प्रे करता था कि उन्हें एक पेयर शूज मिल जाए। 30 years लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड एन एयर ऑफ डेसोलेशन। और जब जो एनिस जंग है, मतलब कि कोई भी 30 वर्ष बाद गया तो उन्होंने देखा कि वहीं पर एक टाउन था और एक टेम्पल था जो अपने एकांतवास के कारण बहुत डूबा हुआ था, गहरी एकांत में डूबा हुआ था। इन द बैकयार्ड वेयर लाइव्ड द न्यू priest देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ग्रे यूनिफॉर्म वेयरिंग सॉक एंड शूज अराइव्ड पेंटिंग एंड थ्रेव हिज स्कूल बैग ऑन फोल्डिंग बेड। और वहीं पर जो देखा कि उसके जो आंगन है, पिछले आंगन है, वहीं पर देखा कि जो एक नया प्रीस्ट भी था, जहाँ पर एक नया प्रीस्ट भी रहता था, और एक यंग बॉय था जो ग्रे यूनिफॉर्म पहना हुआ था, यानी कि ग्रे यानी होता है धूसर, भूरा यूनिफॉर्म पहना हुआ था, पुराना वाला, और जूता मोजा भी पहना हुआ था, और वो खड़ा था वहीं पर, और अपने जो स्कूल बैग है वो उसने उस बेड पर, वहीं पर एक जो बेड था उस पर फेंक देता है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज। और जब वो उस लड़के को देखती है कि वो अनदर बॉय की तरह ना होते हुए, जब माता को, मतलब कि वहीं पर जो देवी है, देवता है उस मंदिर, उसको जो मनाती है कि वो प्रे करते हैं कि मेरे शूज मिल जाए, मेरे को शूज मिले, तो उसके जो उसे फाइनली अंततः उसे शूज मिल जाते हैं। ये बस एक कहानी है, बाकी कुछ नहीं है। लेट मी नेवर लॉस देम, और वो उसे कभी नहीं खोना चाहता।
द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और जो गॉड है उन्होंने उसके जो प्रेयर है उसको ग्रांट कर लिया, यानी कि उसे मान लिए। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रिएस्ट नाउ वॉर शूज बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर इन माई नियरहुड रिमाइंड शूलेस। लेकिन जो यंग बॉय है, जो प्रिएस्ट का लड़का है, वो तो शूज पहन लेता है, लेकिन जो मेरे नियरहुड में जो रैक पिकर लोग हैं, जो कचड़े बीनने वाले हैं, वो अभी तक भी बेयरफुट घूमते हैं, वो शूलेस हैं, उनके पास कोई भी शूज नहीं है। माई एक्वांटेज विद बेयरफुट रैक पिकर लेड्स मी टू सीमापुरी, ए प्लेस ऑन द पूरी फेरी ऑफ दिल्ली येट माइल अवे फ्रॉम इट, मेटाफोरिकली। और उनका जो एक्वांटेंस हो गया, एक्वांटेंस में ना जान पहचान, और वहीं पर जो बच्चे थे उनके साथ जब इंडिस जंग का जान पहचान हो गया तो उनको सीमापुरी जाने का मौका मिला, और वो सीमापुरी उनके साथ चली गई, जो कि अभी दिल्ली के कुछ ही मील्स दूरी पर है। दोज हु लिव हेयर, और जहाँ पर वे जो बच्चे लोग हैं वो रहते हैं। स्क्वाटर हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन बैक इन 1971, साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम। और वहीं पर जाते हैं जो सीमापुरी है, वहाँ पर जो जगह है वो सार्वजनिक जगह है, जहाँ पर वो सीमापुरी में जो बांग्लादेश से आए थे साहेब के जैसे परिवार, वो लोग वहीं पर कब्जा कर लिए थे, सरकारी जगह पर, मतलब कि सार्वजनिक जगह पर। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी। और सीमापुरी जो था वो एक वाइल्डरनेस एरिया था, यानी कि जंगली एरिया था, जो अब भी जंगली एरिया है, लेकिन फ़र्क इतना है कि वो खाली नहीं है, अब वहीं पर जगह ही नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड विथ रूफ ऑफ टीन एंड तरप्लिन, डिवाइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लाइव 10,000 रैक पिकर। और वो जो सीमापुरी है वो बहुत ही, अब वो पूरे कचरे से ही बना है, ऐसा दिखता है, पूरे कीचड़ से ही बना है। जहाँ पर जो छत है, घर के छत है, वो टीन, या तो टीन के बने हैं या तिरपाल से बने हैं वहाँ के छत। और वहीं पर सीवेज की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई गंदे पानी निकालने का नाली नहीं है, जिससे जो पानी है, गंदे पानी, वो सड़कों पर आ जाता है। और वहीं पर कम से कम 10,000 रैक पिकर रहते हैं। They have lived here from more than 30 years without an identity, without permit, but with ration card that get their names on voter list and enable them to buy grain। और वो जो रैक पिकर लोग हैं वो बिना किसी परमिट के, बिना किसी आइडेंटिटी के वहीं पर रहते हैं, लेकिन उनके पास एक राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट में उनका नाम है। और वो जो राशन कार्ड है और वोटर लिस्ट है में नाम है, वो वहीं के नेता लोग दिलाए होंगे, क्योंकि उन्हें उनसे वोट मिल जाता है, और जिससे वे लोग ग्रेन खरीद ले सकते हैं। ग्रेन यानी अनाज। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एज आइडेंटिटी। और वो उनका मानना है, या फिर सबका मानना है, कि फूड, खाना बहुत इम्पोर्टेंट है बजाय कि किसी प्रकार के आइडेंटिटी के, क्योंकि सर्वाइवल के लिए तो खाना ज़रूरी है, आइडेंटिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के लिए खाना होगा तभी तो जीवन रहेगा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिली एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टोमच, we would rather live here than in field that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green field and river। और वो जो इंडिस जंग है वो वहाँ के ग्रुप के एक लेडीज़ को पूछती है कि आप लोग जो अपना ब्यूटीफुल ग्रीन लैंड है उसको क्यों छोड़ के इस सीमापुरी पे आए, जो कि बहुत ही गंदगी है। तो वो कहते हैं कि हम पूरे दिन मेहनत करके, पूरे दिन के अंत तक जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट चला लेते हैं, और बिना किसी दिक्कत के बेड में जाके सो जाते हैं।
बिना किसी पेट दर्द के। और हम लोग जो वो कहती है कि रेदर लाइव हेयर देन इन द फील्ड दैट, और हम वहीं पर रहना चाहते हैं, वहीं पर रहना नहीं चाहते हैं जहाँ पर ग्रेन अनाज उगती हो, बल्कि वहाँ रहना चाहते हैं जो अनाज नहीं देता हो, जो कि एक मेटाफोरिकल जैसा है। Wherever they find food, they pitch their tent become transit form। और वे लोग जो हैं, वो जो रैक पिकर लोग हैं, मतलब कि जो सीमापुरी में रहने वाले हैं, वो जहाँ कहीं भी उनको खाने के लिए, मतलब कि उनको खाने के लिए कुछ जरिया मिल जाता है, वो वहीं पर अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं, अपने होम को वो कहीं पर भी रह लेते हैं। इसका मतलब चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम becoming partner in survival and survival in सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और उनके जो बच्चे हैं वो इसी तरह पलते बढ़ते हैं, और उनके जो सर्वाइवल है, जो उनकी आजीविका है, इसमें वो लोग सहायता करते हैं। और आजीविका का साधन मतलब सीमापुरी में रैक पिकिंग करना, कचरे उठाना। थ्रू द ईयर इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शनल ऑफ ए फाइन आर्ट। और कुछ साल से यह जो है, और पिछले कुछ सालों से यह जो रैक पिकिंग है वो एक प्रोपोर्शनल यानी कि अनुपातिक रूप से बहुत ही फाइन आर्ट की तरह दिखने लगा है वहीं पर। गार्बेज टू देम इज गोल्ड। और गार्बेज जो था वो उन लोगों के, उन बच्चों के लिए गोल्ड के समान था। इट इज़ द, उन बच्चों के लिए नहीं, उन सभी के लिए। इट इज़ देयर डेली ब्रेड। और यह जो गार्बेज है उनके डेली का रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स। और उनके छत है, उनके पास एक छत मिलता है, इसकी सहायता से उनके मुँह छिपाने के लिए एक छत मिलती है। इवन इट इज़ ए लीकिंग रूफ। और जो कि बहुत ही लीक होता है, उससे पानी जो है बहुत लीक होता है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। लेकिन वहीं पर जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत कुछ है, लीकिंग होने वाले छत। तो आगे देखते हैं। आई सम टाइम फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट साहिब से। और जो साहिब कहता है कि वो जो गार्बेज डंप में रैक पिकिंग करता है, उस समय वो कभी कभार 1 रुपया भी पा लेता है, यहाँ तक कि वो 10 रुपया भी पा लेता है। हिज आई लाइटिंग अप। और ऐसा कहते हुए वो बहुत ही लाइट हो जाता है, मतलब कि वो बहुत ही खुश हो जाता है। When you can find a silver coin in heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more। और जब आप किसी प्रकार के सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी का कोई सिक्का पा लेते हो गार्बेज डंप से, तो आप उस रैक पिकिंग से स्क्रॉन्जिंग छानते हुए उस कचरे को छानने में अपने आप को रोक नहीं पाओगे, बल्कि और दुगना छानोगे, जिससे कि और कुछ मिल सके। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन। और ऐसा उस चिल्ड्रन लोगों को लगता था। देयर पेरेंट्स फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ wrapped इन वंडर, फॉर द एल्डर इट इज़ मेन ऑफ सर्वाइवल। और ये जो दोनों था, जो गार्बेज का डंप था, वो बच्चों के लिए एक चमत्कारी लपेटा था, जिसमें से कुछ गिफ्ट वगैरह निकालते हैं, वैसे ही था लपेटे गए वाला। लेकिन ये जो बड़े लोगों के लिए, उनके जो माता पिता के लिए, वो सर्वाइवल का, उनके आजीविका का एक मात्र साधन था। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाई द फेंस्ड गेट ऑफ द नेयरहुड क्लब। वो जो साहेब था, एक सर्दी के मौसम में जब एनिस जंग देखती है कि वो जो साहेब है वो एक गेट पर चोरी चुपके उनके एक क्लब में देख रहा था। वाचिंग 2 यंग मैन ड्रेसड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। जो दो यंग मैन थे, वो टेनिस खेल रहे थे, उसको देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स। और वो कहता है कि मेरे को ये गेम पसंद है। और वो इस तरह कहते वो गुनगुनाता है।
content to watch it is standing behind the fence. और वो जो इस साहेब है वो चोरी चोरी चुपके उसका जो कंटेंट है वहीं पर जो विषय वस्तु रखे हुए हैं जो खेल का जो टेबल वगैरह होता है उसको देखता रहता है. आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड ही एडमिट्स. और वो बीच में ही कहता है कि मैं तब जाता हूँ जब मेरे आसपास कोई नहीं होता है. और क्यों जाता है? द गेट कीपर लेट मी यूज टू स्विंग. और जो गेट कीपर है वो जब उसे देखता है तो उसे गाली गलौज देता होगा, यानी कि उसको झुलाता है, यहाँ पर गाली देता होगा. साहेब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज that looked strange over his discolored shirt and shorts. और वो जो साहेब था वो टेनिस के शूज पहने हुए, जो टेनिस खेलते वक्त जो शूज पहनते हैं उसको पहना हुआ था. Someone gave them to me. और वो जो शूज था वो किसी ने उसको दिया था. He say in the manner of an explanation. और उसने इस सब को एनिस जंग को कहता है. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. और वो जो शूज़ था जो रिच बॉय के द्वारा जो फेंक दिया वाला शूज़ था, जो बाहर किया गया वाला शूज़ था जिसे साहिब ने पहना हुआ था. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. और वो जो रिच बॉय था वो इसलिए उसको परहेज किया क्योंकि वो जो शूज़ था उसमें एक होल हो चुका था. शायद उसने इसलिए उसको परहेज किया होगा, उसको दूर फेंका होगा क्योंकि उस शूज़ में एक होल भी था. डज नॉट बदर हिम. लेकिन ये जो छेद है उसके लिए कोई, जो साहेब के लिए कोई झंझट या परेशानी का मैटर नहीं था. फॉर वन हु वॉक्ड barefoot, even shoes with a hole is dream come to true. और क्योंकि वो जो था वो साहिब था वो हमेशा बेयरफुट ही घूमता था और उसका जो शूज का होल तक था, होल वाला शूज भी उसका ड्रीम था, उसका जो सपना था कि उसे होल वाला शूज भी मिल जाए तो उसके लिए बहुत था. द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच. और वो गेम को देख रहा था वो भी उसके पहुंच से बाहर था. यहाँ पर और एक कैरेक्टर को पता चलता है कि साहिब एक कला प्रेमी है, यानी कि वो गेम खेलना चाहता था, वो जो टेनिस है, लेकिन परिस्थिति के कारण नहीं खेलता था. दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू मिल्क बोथ. In his hand he is still canister. और दूसरे सुबह में जब साहिब को वो एनिस जंग देखती है कि वो साहिब जो है एक मिल्क बोत को पकड़ा हुआ था जिसमें दूध पकड़ा जाता था, उस कैनिस्टर को पकड़ा हुआ था. और वो कहता है आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड ही सेज. और वो कहता है कि मैं अब एक टी स्टॉल में काम करता हूँ जो कि रोड के बगल में है. पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स. और जो टी स्टॉल वाला है उसको 800 रुपये देता था तथा उसको जो जितना भी खाना पीना है वो फ्री था उसके लिए, उसे होटल वाले के. डज ही लाइक द जॉब. और उसे वो जॉब पसंद आ गया. क्या उसको ये जॉब जो है पसंद आ गया? उसने कहा. वो जो एनिस जंग बोलते हैं क्या तुम्हें ये जॉब पसंद आ गया? ही फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक. द स्टील कैनिस्टर सीम हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर. हिज बैग वॉज हिज. द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन हु ओन द टी shop, who is no longer his own master.
और जब एनिस जंग उस साहिब को देखती है तो उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं था, कुछ भी क्लियरिटी नहीं थी, कोई भी केयर फ्री नहीं था। वो बहुत ही अपसेट दिख रहा था और उसका जो कैनिस्टर था वो बहुत ही हैवियर था, बजाय कि उसके जो प्लास्टिक के कचरे के बैग्स हो। बैग बहुत ही पतले होते थे और बहुत ही प्लास्टिक के हुआ करते थे, इसलिए वो थोड़ा हैवी भी नहीं होते थे। लेकिन ये जो कैनिस्टर है वो बहुत ही हैवी है और वो उसके चेहरे में कोई चमक नहीं है। और ये सब देख के ऐसा लगता है कि अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, वो अपना खुद का मास्टर, खुद का मालिक नहीं रहा। वो किसी टी शॉप में काम करता है 800 रुपये के बदले। तो ये है